हाँ, तो मैं कह रहा था कि जितने भी डिस्टेंस आप अभी m से देख रहे थे वो p से देखना शुरू कर दो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो देखिए फिर चेंज क्या होगा, जहाँ m दिख रहा है ना आपको, ये MO, MC, MI, ये सारा p बन जाएगा। तो ये बनेगा PO, ये बनेगा PC, ये बनेगा PC, ये बनेगा PI। सारे डिस्टेंस अब p से मेज़र होंगे, m से नहीं होंगे। तो देखिए क्या आएगा, μ1 1/PO प्लस 1/MC की जगह PC इज इक्वल टू μ2 1/MC की जगह PC माइनस 1/MI की जगह PI। ये चीज़ चलेगी। अब PO आपको पता है क्या है, जल्दी से बताओ। PO क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा -u, साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं। PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस साइड था तो पॉजिटिव होगा। तो PC कितना है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी प्लस का r है। अब PI भी तो इस साइड ही बना, तो क्या होगा, प्लस का v होगा। ये सारी चीज़ें ऊपर डालेंगे, ये सारी चीज़ें ऊपर डालेंगे भैया। तो देखिए आप पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा। आप पे आएगा μ1, ठीक है, 1/PO, PO कितना है, माइनस का u है, प्लस 1/PC, PC कितना है, प्लस का r है। आगे बढ़ेंगे, μ2 1/PC प्लस का r है, माइनस 1/PI प्लस का v है। अब क्या करो, अब एक काम करो यार, तुम मल्टीप्लाई करो अंदर। तो देखिए क्या आएगा, μ1 के नीचे कितना आ गया, माइनस का u आ गया, प्लस μ1 के नीचे कितना आ गया, r आ गया। आगे बढ़ोगे, μ2 के साथ कौन आ गया, r आ गया, और माइनस μ2 के साथ कौन आ गया, v आ गया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ भाई भाई साथ में हो जाए, r उधर चल जाए, ये इधर आ जाए। तो ध्यान से देखो क्या होगा, μ1 के नीचे माइनस u, माइनस उधर आके प्लस हो गया, तो μ2 के नीचे v, ये माइनस इधर आया। ठीक है भाई, μ2/r अपनी जगह ही है। ठीक है, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, इसने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। μ1/-u यहीं है, μ2/r यहीं है। हुआ क्या, माइनस μ2/v इधर आ गया, और ये प्लस μ1/r उधर जाके माइनस μ1/r हो गया। कितना आसान है देखो, μ1/-u प्लस μ2/v, और यहाँ r कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 आएगा, μ2 माइनस μ1 आएगा। ये चीज़ है। ठीक है सर, डेरिवेशन तो सही है, बट अगर इसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना पड़े तो कैसे करिएगा। तो बहुत आसान है, आप ये याद रखिए कि हम पे चीज़ होती है माइनस u, ये हमेशा ही होगी, चाहे हम डेंसर से रेयर भी निकालेंगे v और यहाँ r, ऐसे ये चीज़ तो हमेशा ही रहेगी, माइनस u, v और r, ये तो हमने बनाई है। अगर आप रेयर से डेंसर जा रहे हैं, अगर आप रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर जैसे यहाँ जा रहे हैं, अगर आप रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर का आएगा। ऑब्जेक्ट आपका रेयर में है तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा आएगा, रेयर का आएगा। तो μ1 के नीचे माइनस u आ गया रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में, और इमेज कहाँ बन रही है आपकी, डेंसर मीडियम में, तो μ2 आएगा। और यहाँ उसका उल्टा, यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है, तो यहाँ μ2 माइनस μ1 आएगा। ऐसे याद रखना है। ठीक है, आप माइनस u, v, r तो चले गई, आप रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो पहले μ1 पड़ेगा, फिर μ2 आएगा, फिर μ2 माइनस μ1 आएगा। इसका उल्टा अगर आप डेंसर से रेयर जा रहे हो, जो हम आगे करने वाले हैं, तो आप पहले से याद रख लो, डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा μ2, यहाँ पे आएगा μ1, और इसका उल्टा डिफरेंस आएगा μ1 माइनस μ2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन आएगी जो कि कौन सी है, डेंसर से रेयर है, वो भी हम समझेंगे। क्लियर है, गुड, चलिए वेरी गुड। तो देखिए हेडिंग लगा लीजिए, बढ़िया डेरिवेशन है दोनों। अभी हमारी इमेज रियल बनी, वर्चुअल, रियल बनी, कैसे बनी, रियल बनी। देखिए अब नहीं है हम पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रिफ्रैक्शन करेंगे कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयर करेंगे फॉर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसका मतलब अब आपको डेंसर से रेयर करना है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट होगा डेंसर में और इमेज बनेगी रेयर में, ऑब्जेक्ट होगा डेंसर में, इमेज बनेगी रेयर में। अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर से रेयर मतलब क्या हुआ, लाइट गई डेंसर से रेयर, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से जाती है, तो लाइट अगर डेंसर से रेयर जा रही,
इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में हुआ और इमेज आपका रेयर में हुआ। ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, यहीं पे कहाँ बनाई सर, ओहो यहाँ बना लेते हैं, ये बनाया। ठीक है, याद है? हाँ सर याद है। आपने बोला था प्रिंसिपल सेक्शन को मान लेना XY। ठीक है, आपने बोला था ये क्या सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही क्या रहता है, μ2 रहता है। ठीक है, मैंने भी बोला ओके। आपने फिर बोला कि इसको मान लेना सेंटर P, इससे आगे एक लाइन पीछे एक लाइन, नाम हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। आपने फिर बोला था यहीं फोकस, यहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देना। मैंने बोला ठीक है। P से C की दूरी आपकी होगी R, और इस बार नेगेटिव होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने भी बोला ठीक है। फिर जैसे वहाँ करा था वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेंगे O, और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाएगी U, और U भी इस बार क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, इतनी चीज़ें पहली वाली चली है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक रे तो गई सीधा। सर आपने रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखा, तो आप भी लिख लो बेटा, आप तो तेज हो, चालाक हो, समझदार हो। अगर कुछ भारी भूरी हो रहा है तो तेल की मालिश करो, धूप में बैठो थोड़ी देर, फिर वापस आ जाओ, रिज्यूम करो। तो ये आगे गई, ऐसे चले गई आगे। तो एक रे सीधे गई, एक रे ने XY के ए पॉइंट पे क्या करा, हिट करा। अब इसे जाना ऐसे था, आपको नॉर्मल बनानी पड़ेगी। नॉर्मल होगी C से A से बाहर। नॉर्मल ये होगी आपकी C से A से बाहर। चलिए तो बाण सा बना दिया आपने, अरे यार ये ले सीधा है, पटाखे जलाओ, ये रहा। ठीक है, ऐसे बना लिया। तो एक रे सीधा गई, एक रे ने OA मतलब XY के A पॉइंट पे क्या करा, हिट करा। इसके बाद क्योंकि कोर्स ऑफ रे ऐसे जाना था अगर कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे सरफेस आ गई, तो अगर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से ही इमेज बन पा रही है, नहीं तो कहाँ बन पाती है, डाइवर्ज हो जाती। तो हुआ क्या, अब सिंपल सी बात यह है कि हमें देखना है पाथ ऑफ रे क्या होगा। हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कहाँ भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल देखो ये रहा, ये है नॉर्मल, और ये हमारी रे है। तो ये रे जो होगी नॉर्मल की तरफ नहीं जाना चाहेगी, नॉर्मल से भागना चाहेगी, नीचे की तरफ आएगी। ये रे अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे जाती, नॉर्मल हमारी ये है CA, तो इससे दूर भागना चाहेगी तो नीचे को आना चाहेगी, तो ये नीचे को आएगी, ऐसे ये नीचे को आएगी। जहाँ ये दोनों मिल गए वहाँ आपकी इमेज बन जाएगी, और इमेज की पोल से दूरी क्या होगी, V होगी। दोबारा बताते चलो, क्योंकि V उधर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, U इधर है तो नेगेटिव होगा, R भी इधर है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर इतनी बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसे जाना चाहिए था। नॉर्मल ये है, रेयर से जा रहे, डेंसर से जा रहे हैं रेयर, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नीचे आ जाएगी। क्लियर इतना, शाबाश। अब देखिए आगे क्या कहानी हुई। कहानी ये हुई कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। बोलो इसमें कोई शक नहीं सर। इसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल कौन है, ये है। तो ये पूरा एंगल होगा, उल्टा मत करना, मार खाओगे बहुत गंदी। क्या है कि ये देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। नॉर्मल ये है बच्चों, ये है नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। पूरा एंगल होगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पूरा। क्लियर है इतना, शाबाश। अब आपको ही पता है सर क्या करते हैं, बकवास करते हैं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे AM का ऑब्जेक्ट के साथ ट्राइंगल है ये, AM का ऑब्जेक्ट के साथ ट्राइंगल ये है, इसका एंगल अल्फ़ा। AM का इमेज के साथ ट्राइंगल ये रहा, AM का इमेज के साथ ट्राइंगल ये रहा, इमेज के साथ एंगल बीटा। और AM का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल के साथ एंगल है, ये ट्राइंगल है ये, इसका एंगल होगा गामा। तो कुल मिला के 5 हो गए एंगल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R, AMO में ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, AMI में ऑब्जेक्ट का एंगल बीटा, AMC में नॉर्मल का एंगल गामा। ऑब्जेक्ट का एंगल नहीं, इमेज का एंगल बीटा, और AMC में नॉर्मल का एंगल गामा। कुल मिला के ये बातें थी, जगह भी बन गई है, यहीं पे सारी करेंगे तरीके। तो सबसे पहले हमने अपने मन से क्या करा, हमने अपने मन से ड्रॉ करा क्या, AM किसके परपेंडिकुलर, OY के परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना हो गया। एंगल
ओ एम, ए एम का ऑब्जेक्ट के साथ एंगल कितना है, ए ओ एम कितना है, अल्फ़ा है। ए एम का इमेज के साथ एंगल कितना है, बीटा है। ए एम का इमेज के साथ एंगल कितना है, बीटा है। और ए एम का नॉर्मल या सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल कितना है, गामा है। ठीक है, तो ए एम का गामा है। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। अब ज़रा आप खुद, मैंने बोला डेरिवेशन आपके हिसाब से चलनी चाहिए। वहाँ आई डायरेक्ट आ गया था, आर को माइनस करके निकालना पड़ा। यहाँ आर डायरेक्ट आएगा, आई को माइनस करके निकालना पड़ेगा। इतनी तो आपको पता होनी चाहिए बातें। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहाँ लगानी है, एक बार ए सी जो हमारी नॉर्मल है उसका एंगल लेना है, उसका ट्राइंगल लेना है ऑब्जेक्ट के साथ, और एक बार ट्राइंगल लेना है ए सी का ही किसके साथ, इमेज के साथ। तो हमें ए सी ओ और ए सी आई लेना है। तो आप देखिए ए सी ओ बना लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये ए है, ये सी है, ये ओ है। ए सी ओ, ए सी ओ, और बाहर ऐसा है। तो देखिए ए सी ओ, ए सी ओ में अंदर क्या है, ओ की साइड तो अल्फ़ा है, ए की साइड क्या है, आई है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ओ की साइड क्या है, अल्फ़ा है। ओ की साइड क्या है, अल्फ़ा है। ए की साइड क्या है, आई है। और बाहर देखिए कौन है, गामा है भैया। बाहर कौन है, गामा है। देख रहे हैं ये सी साइड एक्सटेंड हुई तो गामा बाहर है, आई अल्फ़ा अंदर है। तो गामा बराबर होगा आई प्लस अल्फ़ा के, गामा बराबर होगा आई प्लस अल्फ़ा के। और मेन बात यह है आई क्या होगा, गामा माइनस अल्फ़ा होगा। आई क्या होगा, गामा माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, आई होगा गामा माइनस अल्फ़ा। अब ऐसे ही हम देखेंगे किसका, ए सी का किसके साथ, इमेज के साथ। तो ए एरा, सी एरा, आई एरा, ए एरा, सी एरा, आई एरा। मेरे हिसाब से ए ही साइड बढ़ रही होगी ऐसे। देखिए सी की साइड कितना एंगल है, गामा है। आई की साइड कितना एंगल है, बीटा है। बाहर कितना है, आर होगा। देखिए आर बाहर है, ये ए सी साइड एक्सटेंड हो गई। तो आर बाहर का है, गामा बीटा अंदर का है। तो आर की वैल्यू सीधा कितनी आ गई, गामा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ आर डायरेक्ट निकला, वहाँ पे आर को निकालना पड़ा था माइनस करके। वहाँ आई अकेला था, आई एक्सटर्नल था, यहाँ आई इंटरनल है। वहाँ आर इंटरनल था, यहाँ आर एक्सटर्नल है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अब जब आप पे ये चीज़ें आ गई, एक को मानिए फर्स्ट, एक को मानिए सेकंड। मैंने बोला ना डेरिवेशन आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, आप अटकने नहीं चाहिए, फटाफट माइंड में फिट करो। तो अप्लाएंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ कहाँ से कहाँ भैया, इस बार ऑब्जेक्ट डेंसर में है और हमारी इमेज बन रही है रेरर में। तो हमें स्नेल्स लॉ लगाना है डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर। इधर तो कुछ नहीं होगा, 1 म्यू 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आर ऊपर आई नीचे, आर ऊपर आई नीचे, आर ऊपर आई नीचे। इतना क्लियर है ना। डेंसर से कहाँ जा रहे हैं, रेरर। ये डेंसर है, वो रेरर है। तो आर ऊपर आई नीचे। अब आपको भी पता है 1 म्यू 2 होता है कितना, म्यू 2 बाई म्यू 1। यहाँ पे आर ऊपर आई नीचे, आर ऊपर आई नीचे, ये चीज़ होगी। अब क्योंकि एंगल्स क्या हैं, स्मॉल है, एंगल्स क्या हैं, स्मॉल है। हाँ, जब एंगल्स स्मॉल होते हैं तो साइन आई नियरली इक्वल टू आई बन जाएगा, और साइन आर नियरली इक्वल टू आर बन जाएगा। ठीक है, एंगल स्मॉल है तो साइन आई नियरली इक्वल टू आई बन जाएगा, और साइन आर भी नियरली इक्वल टू आर आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर, शाबाश। तो साहब जब आपको इतना पता चल गया है तो आप एक काम करिए, म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1 अब कितने के बराबर आएगा, साइन आर बाई साइन आई था, आर नियरली इक्वल टू आर हो गया, साइन आर नियरली इक्वल टू आर हो गया। यहाँ से देखो साइन आई नियरली इक्वल टू आई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो म्यू 2 आई बराबर कितने के, म्यू 1 आर के। सर ये दोनों फर्स्ट सेकंड से क्यों निकाले हैं बेटा, यहाँ डालने के निकालने हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे से अपन लोगों को क्या मिल गया, पहले और दूसरे से अपन लोगों को मिला कि यहाँ पे है म्यू 2, यहाँ पे आई है, आई कितना है, गामा माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पे म्यू 1 है, साथ में कौन है, आर है, आर क्या है, गामा प्लस बीटा है, आर क्या है, गामा प्लस बीटा है। बस बहुत बढ़िया। मतलब पिछली बार हमने प्लानिंग गलत कर ली थी, डायग्राम कटना नहीं चाहिए था, आज तो बचा हुआ है। चलो देखते हैं, मतलब मिटाना ज़्यादा पड़ेगा फिर। अब दोबारा बोलेंगे एंगल छोटा, और हमें नॉर्मल से कोई मतलब नहीं है, हमें ए एम अपॉन एम ओ मतलब tan अल्फ़ा से मतलब है, हमें ए एम अपॉन एम आई मतलब tan बीटा से मतलब है, हमें ए एम अपॉन एम सी मतलब tan गामा से
मतलब है। तो हम ऐसे ही कुछ करना चाहेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, दोबारा बोलेंगे सिंस एंगल्स आर स्मॉल, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स कैसे हैं, छोटे हैं, देयरफॉर अल्फ़ा नियरली इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फ़ा के, अल्फ़ा नियरली इक्वल टू हो गया tan अल्फ़ा, बीटा नियरली इक्वल टू हो गया tan बीटा, और गामा नियरली इक्वल टू हो गया tan गामा के। इतनी बातें आ गई भैया समझ में, अल्फ़ा नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा, बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा, गामा नियरली इक्वल टू tan गामा। चलिए, तो ये जो ऊपर वाली राम कहानी है इसका क्या हश्र हुआ, तो म्यू2 है, गामा बन गया tan गामा, अल्फ़ा बन गया tan अल्फ़ा, म्यू1 है, गामा बन गया tan गामा, बीटा बन गया tan बीटा। ये हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, म्यू2 लिखा, tan गामा देखिए, गामा किसका एंगल है भैया, हाँ गामा किसका एंगल है, गामा पता है ना तुम्हें किसका एंगल है, यहीं से। अब वो फालतू की चीज़ें नहीं लिख रहे हम कि इन ट्राइंगल ये tan गामा ये होगा। अबे गामा देख किसका एंगल है, AMC का है, गामा किसका एंगल है, AMC का। tan गामा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है AM, बेस है MC, तो tan गामा होगा AM/MC, AM/MC माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा किसका एंगल है, AM का ऑब्जेक्ट के साथ है, तो tan अल्फ़ा होगा AM/MO, तो AM/MO ये हो गया। आगे बढ़, म्यू1 लिख लिया, गामा किसका एंगल है, गामा वही नॉर्मल का है, तो AM/MC आएगा, और बीटा किसका एंगल है, बीटा इमेज का है AMI, तो AM/ कितना आएगा भैया, MI आएगा, ठीक है जी, AM/MI आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमने लिख ली हैं भैया। अब क्या करना है साहब, अब कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। ऊपर ही कर लें, यस सर ऊपर ही कर लो, मिटा रहा हूँ, ठीक है। देख AM तो कॉमन लेके काट दियो, AM कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। उसके बाद तेरे पास बचा है म्यू2 कितना 1/MC माइनस कितना 1/MO, बहुत बढ़िया। आगे देख म्यू1 1/MC प्लस 1/MI, 1/MC प्लस 1/MI प्लस 1/MI, ये चीज़ है। अब इसके बाद क्या है, सिंपल सी बात यह है कि सिंस अपर्चर इज़ स्मॉल, साइज़ बहुत छोटा है, अपर्चर इज़ स्मॉल, अपर्चर क्या है, छोटा है, देयरफॉर M इज़ वेरी क्लोज टू P, M वेरी क्लोज टू क्या होगा, P होगा। तो अब ये बनेगा म्यू2 नीचे 1/MC की जगह PC, MO की जगह PO, आगे बढ़ म्यू1 1/MC की जगह PC, 1/MI की जगह PI, ये हम पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, अब वहाँ से देख साइन कन्वेंशन लगा लियो, PC कितना है, PC है R, इस साइड है तो माइनस का होगा, तो माइनस का R माइनस 1/PO, PO भी इस साइड है, एक माइनस के U है, तो यहाँ पे माइनस का U रखियो, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे है म्यू1 1/PC, PC है माइनस का R, अब PI तो प्लस की V बन रही होगी, आगे बन रही होगी, ठीक है, तो प्लस की V बनी वहीं हमेशा यहीं रही थी। अब किसी से कोई मतलब नहीं है, डायग्राम भी मिटा दे, ठीक है, डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। अब सीधा आंसर निकाल, इसको मल्टीप्लाई करके खोल, तो म्यू2 के नीचे आया -R, म्यू2 के नीचे आया -R, ठीक है, म्यू2 के नीचे आया -R। आगे देखो क्या है, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, म्यू2 के साथ आया U। आगे देख म्यू1 के साथ कितना है, माइनस का R है, तो माइनस ऊपर भेज दे, ये माइनस भी ऊपर भेज दे, और म्यू2 के साथ V प्लस का ही है, ऐसे रहने दे। कौन कौन अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। तो हमने लिखा म्यू2/U अपनी जगह जहाँ था ही वो, और म्यू1/R माइनस का भी अपनी जगह, म्यू1/-V वहाँ जाएगा, म्यू2 कितना है वहाँ, U है, ठीक है, अपनी जगह है, म्यू1/-V उधर जाएगा, मतलब -P हो जाएगा ना, प्लस है यहाँ पे, और ये चीज़ इधर आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो प्लस कितना हो गया, म्यू2/R हो गया। और मैं तेरे को एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे ताकि एक जैसा बने, क्योंकि वहाँ म्यू2 - म्यू1 आया था, यहाँ म्यू1 - म्यू2 आना चाहिए। तो विश्वास नहीं मान रहा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा -म्यू2/U, और ये हो जाएगा प्लस का म्यू1/V, ये हो जाएगा प्लस का म्यू1/R,
वो हो जाएगा माइनस का μ2/r। ठीक है, मैं चाहता था यहाँ μ1 माइनस μ2 बने, इसलिए क्या, ताकि दोनों एक जैसे लगे। तो देखिए हुआ μ2 माइनस का u प्लस μ1/v बराबर μ1 माइनस μ2/r, μ1 माइनस μ2/r। ये चीज़ें हैं। यह है डेंसर से किसके लिए, रेयरर के लिए। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तेरे को मैंने बताया था डेंसर से रेयर में क्या है। देखिए तो ऐसे ही रहेगा, माइनस यू ऐसी रहेगा, प्लस का वी ऐसी रहेगा, आर ऐसी रहेगा। मैंने क्या बोला था बेटा, सिंपल सी बात मैंने ये बोली थी, अगर तू डेंसर से रेयर जा रहा है मतलब ऑब्जेक्ट तेरा डेंसर में है और रेयरर में इमेज बनेगी। ठीक है, तो डेंसर से रेयर मतलब ऑब्जेक्ट हो गया किस में, डेंसर में। तो μ2 यहाँ, μ1 यहाँ, और इसका उल्टा डिफरेंस वहाँ μ1 माइनस μ2, यही तूने लिखा है यहाँ। बट अगर तू रेयर से डेंसर जा रहा होता, कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर जा रहा होता, तो पहला रेयर से डेंसर जा रहा मतलब ऑब्जेक्ट तेरा रेयर में, इमेज तेरी डेंसर में बनी। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस v है ना, इमेज तेरी डेंसर में बनी, और इसके मतलब इसका उल्टा डिफरेंस ऊपर, μ2 माइनस μ1 ऊपर। तो ये दोनों ही डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से करिएगा आप, समझ में आपको आ ही जाएगा। थैंक यू। चलो बच्चों, अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेंस को बनाने का फार्मूला। देखो जैसे बहुत से लोग होते हैं उनकी आंखें कमज़ोर होती है, दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, अजीब सा दिखता है, दोनों ही नहीं दिखता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अलग दिखता है लाइंस। ठीक है, काफ़ी डिफेक्ट होते हैं ह्यूमन आई में, उनको ठीक करने के लिए हमें लेंस पहनने पड़ते हैं। लेंस मतलब चश्मे पहनने पड़ते हैं, बाईफोकल लेंसेज, जो भी लेंसेज होते हैं, स्पेक्टेकल्स, या कोई लेंस भी लगाते हैं कॉन्टैक्ट। अब उसे बनाने के लिए कोई तो फार्मूला होना चाहिए। देखो आपके हाथ में क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नहीं आपके हाथ में, बताओ कंट्रोल करना क्यों? क्योंकि आप सोचो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर समय, कहने को तो हम कह देते हैं 1.5 होता है, पर इतना नहीं होता। लेंस की अगर आपने मोटा लेंस बनाया, दो सरफेस बन रही हैं, तो हो सकता है उनकी दो सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्लाइट डिफरेंस हो, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो जाए। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आपने दो लेंस कितने भी परफेक्ट प्रिसीजन से, ज्योमेट्री से बनाई, मतलब एक लेंस बनाया, उसके दो सरफेस हैं, थिकनेस है, तो आगे वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस का आपने थ्योरेटिकली तो सोचा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा, 1.5 होगा, बट ऐसा है नहीं। अब उससे फ़र्क पड़ जाता है। मानो आपने सोचा इमेज बन रही है कैमरे के फोकस में, बट वो थोड़ा पहले बन गई या थोड़ा बाद बन गई, तो ये डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला ऐसे ही एबरेशंस या डिफेक्ट को क्लियर करता है। डिफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक शार्प इमेज या नॉन शार्प इमेज का हो, जिसे हम स्पेरिकल एबरेशन बोलते हैं, या क्रोमेटिक हो सकता है, रंग वाला हो सकता है। तो एबरेशन ऐसे बहुत तरह के होते हैं, इन्हें ठीक करने के लिए लेंस मेकर फार्मूले का यूज़ करा है। भाई काटना पीटना आपके हाथ में है ना लेंस को, यही चीज़ है। तो हम पे हेडिंग आएगी, जिस हेडिंग का नाम क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है। काफ़ी ईजी हेडिंग है, हेडिंग ईजी है, फिर डेरिवेशन भी ईजी है। देखो दो चीज़ें होती हैं, ईजी बट लेंदी, और होती है शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये है, दोनों में से एक भी नहीं। लेंस मेकर फार्मूला है ये, बस इतना समझो। लेंस मेकर फार्मूला ये रिलेशन देता है फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच की। इट गिव्स इन्फो अबाउट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, आपके हाथ में थिकनेस तो है, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, क्योंकि ये सारे मटेरियल के लेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, या लेंस के मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। इसको भी हम वैसे ही बनाते हैं, अभी जो हमने दो डेरिवेशन पढ़ी उसी के हिसाब से बनाते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सा डायग्राम है। ये हमने मान लिया एक बाई, आपको ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ बोलेंगे लेंस मेकर फार्मूला बताओ, ऐसे नहीं कि बाई कॉन्वेक्स के लिए बनाओ, बाई कॉन्केव के लिए बनाओ। और आ भी गए तो आपसे समझदार हो, बना लोगे। तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस माना, इसका प्रिंसिपल सेक्शन हो गया एक्स वाई, दो सरफेस मानी, दो पोल्स माने, XP1y XP2y, दो सरफेस हैं, बीच में ऑप्टिकल सेंटर बना दिया, आगे एक लाइन, पीछे एक लाइन, नाम प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट हैज़ टू सरफेस XP1y एंड XP2y। यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट रख दीजिए। ठीक है, एक रे गई सीधा, एक रे पास हुई सीधा, ऐसे, और एक रे ने पहली सरफेस के XP1y, पहली सरफेस के ए पॉइंट पे हिट करा।
और आपने तो यही माना है, देखो अंदर मटेरियल क्या है, सेम ही है, पानी से पानी में ही जा रहे हैं, हवा से हवा में जा रहे हैं, तो अंदर तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अंदर तो सीधी जाएगी ऐसे। और फाइनली मान लो आपकी इमेज यहाँ बन गई, ये दोनों मिलके यहाँ इमेज बना ली I1। तो पहले तो आपने ये केस माना, ठीक है, इतना ये बेसिक सा केस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आप लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो और बाहर का μ2 मान लो, बाहर का μ1 मान लो। μ1 आपका रेयर होगा, μ2 आपका डेंसर हो गया। पहले तो आप ये चीज़ मान लो, फिर मैं आपको खामियां बताऊंगा क्या है, साइंटिस्ट ने सोचा क्या था और हो क्या गया। ठीक है, आपको और कुछ मानने तो मान लो यार, मान लो यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर C1 है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर C2 है, पोल और ऑप्टिकल सेंटर की दूरी R1 पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेकंड पोल और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी R2, ये रहा। ठीक है, R1 R2, देखो जरा डायग्राम सही दिख रहा है, साफ? हाँ सर साफ बहुत है, काफ़ी साफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमने एक चीज़ मानी, वो चीज़ क्या है, मैंने मान लिया कि रे OP1 सीधा गई। ठीक है, रे OP1 पासिस स्ट्रेट, रे OP1 पासिस स्ट्रेट, रे OP1 तो गई सीधा, फिर एक रे आई OA। ठीक है, वो AB के अलॉन्ग रिफ्रैक्टेड हो गई, तो यहाँ B मान लेते हैं हम ऐसे। ठीक है, और बीच में तो कोई अंदर तो सेम ही मटेरियल है, तो सीधे ही जाएगी। तो रे OA1 या OA इज रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग AB, अलॉन्ग AB। ये जो रे थी कौन सी, OA, इसे रिफ्रैक्टेड कर दिया अलॉन्ग AB। अब अगर ये माने कि लेंस का मटेरियल कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली सरफेस का है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी सरफेस का होगा। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो यार दूसरी सरफेस मान ही क्यों रही हो, एक ही सरफेस मानो ना पूरी। दो सरफेस का क्या मतलब है फिर? पानी की लेयर सरफेस मानते हो आप ऐसे? नहीं। हाँ, एयर की मानते हो अलग अलग लेयर्स, क्यों? क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अलग है, पानी का ऐसा नहीं होता। ठीक है, जनरली चलते हुए पानी में तो नहीं होता ऐसा। तो आप दो सरफेस मत मानो, अगर लेंस मटेरियल कंटिन्यूस है तो देयर इज़ ओनली वन सरफेस, पीछे है ही नहीं। सरफेस अलग अलग होना मतलब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होना और अलग अलग जगह उनका रिफ्रैक्शन होगा, बट ऐसा तो हमने माना नहीं अभी। तो थ्योरेटिकल नॉलेज हमें ये बोलती है, जो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो मैं यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज टी के लिख देता हूँ, आप पूरा लिख देना थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ बुकिश लैंग्वेज या थ्योरेटिकल नॉलेज क्या थी या लोगों ने सोचा क्या। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, पता है ना, ऑप्थोलॉजिस्ट होते हैं और ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है, वो काटता है लेंस लूंस को, और ऑप्थोलॉजिस्ट क्या होता है, वो आंखों का डॉक्टर होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बोला थ्योरेटिकल नॉलेज से कि इफ़ लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूस, इफ़ लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूस, इफ़ लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूस, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहली सरफेस एक्स P1y इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स P2y। दोनों सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, तो कोई बाउंड्री होगी नहीं ना दूसरी, दोनों को एक ही मानो। मैं यही बोल रहा हूँ ना आपको, बाउंड्री कब मानोगे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, बाउंड्री तब माननी है। अब तो देखो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो दूसरी बाउंड्री कोई है ही नहीं, एक ही बाउंड्री थी पूरी, बस उसकी थिकनेस थी, मोटा था वो, एक ही बाउंड्री थी। तो देयर कंसीडर, तो सपोज दैट consider या suppose that there is no secondary, there is no secondary surface, कोई secondary surface नहीं है क्या, x P2y, बस सब खत्म, बस कोई secondary surface है ही नहीं। सो ये जो दो रे हैं, these two rays, कौन कौन सी भाई, एक तो OP1 सीधा जा रही थी और साली एक OA कैसे गई, ऐसे गई, यूँ गई नीचे, एंड OA मीट एट कौन सी साइड, ये फ्रंट है बैक साइड, पीछे मिली, मीट एट बैक साइड टू फॉर्म, असली में रे मिली तो रियल इमेज बनी, टू फॉर्म रियल इमेज कितनी, I1, एक रियल इमेज बन गई I1, इतना आप समझ लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला, रे OP1 सीधा गई, फिर क्या है, एक रे OA से जा रही थी, AB हो गई, ऐसे मिल गई। अब क्या है,
कुल मिला के दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, पहली सरफेस का भी दूसरी सरफेस का भी। तो मान के चलो एक ही सरफेस है, पीछे कोई सरफेस है ही नहीं, तो सीधा ये दोनों रे मिलके I1 रियल इमेज बना देगी, जिसकी दूरी यहाँ से हम मान लेंगे P2 से कितनी V1, सेकेंड पोल से मानना, O से मत मानना, कितनी है V1। क्लियर है इतना। अब इसके लिए वही कंडीशन लिखो, रेयर से डेंसर वाली, अगर तुम्हें याद है तो वही रेयर से डेंसर वाली कंडीशन लिखो। ये मिटा देते हैं, अब इनका कोई काम नहीं है। तो अप्लाइंग कंडीशन कहाँ से, फॉर सरफेस XP1y, XP1y पहली सरफेस से हुआ ना रिफ्रैक्शन, और कैसे गए, रेयर से कहाँ गए, डेंसर गए। याद करो रेयर से डेंसर में कुछ भी हो, मैंने आपको बताया था यहाँ होता है -u, फिर होता है प्लस का v, फिर होता है पहला वाला रेडियस, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो इस R1 की बात करेंगे, R1। अब आप कैसे जा रहे हो, रेयर से डेंसर जा रहे हो, रेयर से डेंसर जा रहे हो तो सबसे पहले आपको रेयर मीडियम मिलेगा μ1, फिर क्या मिलेगा μ2, और यहाँ पे उल्टा μ2 माइनस μ1। बोलो हाँ या ना, यस सर सही बोला। बट अभी थोड़े स्पेसिफिक हो जाओ। आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट की पोल 1 से दूरी कितनी मानोगे आप, u मानोगे, ठीक है। बट आपकी इमेज कितनी बनी, v1 बनी, तो यहाँ v1 आ जाएगा, और R1 सही है, μ2 माइनस μ1 भी सही है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से था, बोलो ना भाई सही है, सही बताओ। μ1 अपन माइनस u, μ2 बाई μ1, μ2 माइनस μ1 बाई R1, ठीक है। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, अब देखो रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी मतलब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज क्या मिली, मैं हटा रहा हूँ, बाई कॉन्वेक्स भी गोली मारो, ठीक है। अब देखिए केस 2 क्या मिली, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज मिली, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, ठीक है। वो थ्योरेटिकल थी, एक्सपेरिमेंटली हुआ क्या, अरे यार तुम सोच रहे थे 10 किलोमीटर बाद बनेगी इमेज, वो बन गई 8 किलोमीटर में, तुमने सोचा 8 में बनेगी, वो बन गई 6 में, तुमने सोचा 6 में बनेगी, वो बन गई 4 में। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो तभी हो सकता है जब उसका रिफ्रैक्शन हो, ऐसा तो तभी हो सकता है जब लेंस मटेरियल कंटिन्यूस ना हो, कोई फर्दर रिफ्रैक्शन भी हो। मतलब एक बार तो इसने रिफ्रैक्शन सफ़र ही कर लिया था ए पॉइंट पे, क्या पता इसे बी पे भी रिफ्रैक्शन सफ़र करना पड़ा हो। इसका मतलब दोनों सरफेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा तो डिफरेंस है, जैसा हम मान के चल रहे थे वैसा है नहीं, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है। तो हुआ क्या यार, इसको ना यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ और बड़ी दिक्कतें हो गई, उसके बाद भी उसका रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। मतलब सेकंड सरफेस असली में थी, तो थोड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो हुआ क्या, देखो दोनों सरफेस अलग अलग हैं, तो रे यहाँ आई, ठीक है, और आके हम जा रहे हैं रेयर से डेंसर, तो इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल भी बनाऊँ ये, तो इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो थोड़ा ये ऊपर आ जाएगी। तो अब मैं छोटा वाला हटा दूँ, आपको समझ में आ गया ना, सी से ए नॉर्मल बनाएंगे, रे ऐसी जा रही है, दोनों सरफेस में अलग मान के चल रहा हूँ, अभी लिखा भी दूंगा, अभी दोनों सरफेस अलग मान रहा हूँ। तो जब हम इस सरफेस में आएंगे यहाँ पे अंदर, तो इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब हम डेंसर से रेयर जाएंगे, पहले तो अंदर ही कर लो, पहले हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो ये थोड़ी यहाँ की बजाय ऐसी हो जाएगी, थोड़ा साफ बनाता हूँ, जाने से ऐसे था, अभी थोड़ी ऐसे की बजाय ऐसी हो जाएगी, क्योंकि बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल है, नॉर्मल दिख रहा है ना ये है, तो इसकी थोड़ी तरफ हो जाएगी। और फिर इसके बाद देखो जब हम XP2y सरफेस में आएंगे, अंदर हम गए रेयर से डेंसर, अब हमें डेंसर से बाहर जाना है रेयर की तरफ, आई बात समझ में, ये डेंसर है। सेकंड सरफेस में आपका क्या क्राइटेरिया लग रहा है, सेकंड सरफेस खुद डेंसर है और बाहर जाना है रेयर के, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो थोड़ी इमेज यहाँ बन जाएगी आई, ये हमारी फाइनल इमेज होगी। और इसकी दूरी ये आई जो है ये हमारी फाइनल इमेज है, इसे गोली मारो C2 ये रहा, ये हमारी आई जो है फाइनल इमेज है। और ये कहाँ बन रही है, मान लो V डिस्टेंस में बन रही है पोल P2 से, V डिस्टेंस में बन रही है पोल P2 से, ये चीज़ हुई असली में। अब इसी को लिखना है एक्सपेरिमेंटल, उसमें क्या लिखोगे कि एक्चुअली लेंस मटेरियल इज़ नॉट कंटिन्यूस, लेंस मटेरियल इज़ नॉट कंटिन्यूस, लेंस मटेरियल कंटिन्यूस नहीं है, देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस, देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस DIFF देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस इन द refractive index of both surfaces, ठीक है, ये B मान लेता हूँ, है ना। देखो पहले तो रेयर से डेंसर गए तो इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ होगी, फिर डेंसर से रेयर जाएंगे, इट बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो इधर बन जाएगी। क्लियर है इतना। आप कुछ और भी तरीके से बना सकते हैं डायग्राम, भैया इसके बहुत हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने ऐसा बना दिया।
लेंस मटेरियल कंटिन्यूस नहीं है, जैसा सोचा था वैसा एक्सपेरिमेंटली या रियलिटी में नहीं है, कोई स्लाइट डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑफ द बोथ सर्फेसिस, ड्यू टू विच रे सफ़र फर्दर रिफ्रैक्शन, रे को फर्दर रिफ्रैक्शन हुआ या लगा या उस पे आया, कहाँ पे, बी पे। पहले तो ए पे था, हमने माना अंदर तो होगा नहीं, सीधा वहाँ बनेगी, बट बी पे भी उस पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो ऐसी हरकतें चली थी लेंस मेकर फार्मूला में, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। एट बी, आई बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। एट बी इन XP2Y सरफेस, मतलब उस पर फर्दर रिफ्रैक्शन होगा बी पॉइंट में, और बी कौन से उसमें है, XP2Y सरफेस में है। क्लियर है इतना। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे बता दूँ कि होगा क्या, आपको यहाँ बताना वो सही रहेगा। अभी मतलब हुआ क्या, आपको ऐसा लगा कि इमेज अपीयर टू कम फ्रॉम आई, पहले तो ये समझ लो, ऐसा लगा दैट इज इमेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम आई से आई इमेज, एंड नॉट फ्रॉम जो हमने सोचा था थ्योरेटिकली I1 से, वहाँ से। तो आई कहाँ से, आई मतलब ई, आई कहाँ से, आई से, I1 से नहीं आई, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे चक्कर क्या चलता है। आपने कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा नहीं होगा, बट यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा। देखो कैसे, मान लो ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस है, ऐसे ऐसे लेंस है, और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है भैया, ये ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ इसी के लिए है, पहले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, उसने कोई इमेज बना दी, मान लो यहाँ आई बना ली। अब इसके लिए कौन ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसके लिए कौन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो, क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो पहले का ऑब्जेक्ट पहले का ही ऑब्जेक्ट है, बट पहले की इमेज पहले का ऑब्जेक्ट, मतलब लेंस 1 का ऑब्जेक्ट सिर्फ लेंस 1 का ही ऑब्जेक्ट है, जिसके वो सामने रखे हुए इमीडिएटली उसका ही ऑब्जेक्ट है। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, तो सुनो ध्यान से, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा पहले की इमेज। कौन, पहले की इमेज, पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दूसरा कौन है यहाँ, लेंस। दूसरे लेंस के लिए पहले की इमेज ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करा। ऐसे ही अब ये जो पहले की इमेज ने दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करा, अब जो इमेज बनेगी वो तीसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे की इमेज तीसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऐसे ही यहाँ पे होगा, जो पहली सरफेस ने इमेज बना ली I1, वो इस आई के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। और पूरी फिर लाइट की डायरेक्शन आप अपोजिट कर सकते हो, ये ऐसे गई, ऐसे टकराई और यहाँ पे बन गई। एक तो रे देखो, ये जैसे I1 है, अगर मैं एरो चेंज करूँ, ये I1 है, ठीक है, तो एक एरो तो ऐसा बना दो उल्टा, एक तो सीधा गया और एक ऐसे गया था, यहाँ पे आपका लेंस था, वहाँ से टकरा के यहाँ बना, तो ये आपकी आई इमेज बन गई। ठीक है, तो एक ऐसा और एक ऐसा, एक सीधा, दो रे बन गई, दो रे मिलेंगी, आई इमेज आपकी फाइनल बना देगा। ये I1 किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ये याद रखना। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सेकंड सरफेस की। पहली सरफेस को तो हमने लिख लिया, ये इसके अंदर ही आएगा, एक्सपेरिमेंटल के अंदर। होगा क्या, होगा ये कि नाउ for XP2Y surface, now for XP2Y surface, I1 is regarded as virtual, I1 is regarded as virtual object for I, और ये फाइनल इमेज बना देगी आई पे, एंड इट फॉर्म्स फाइनल इमेज आई एट डिस्टेंस v फ्रॉम पोल टू सेकेंड पोल। सर इतनी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, लिख लेना यार, क्या जा रहा, थ्योरी तो आपकी अपनी वो है ना। तो ये सेकंड सरफेस के लिए हमारी एक इमेज बन गई, I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखो इसकी कोर्स ऑफ रे अलग हो जाएगी, एक रे तो सीधी, एक रे यहाँ से टकरा के वापस आएगी, तो आई बना देगा वो, ये है। अब लगाते हैं हम दोबारा क्या, डेंसर से रेयर, दोबारा यहीं पे गोली मारो डायग्राम को। देखो फॉर
सेकंड सरफेस XP2y, सेकंड सरफेस जो है XP2y, हम जा रहे हैं वहाँ से डेंसर से रेयर। अरे यार सेकंड सरफेस में यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे तो डेंसर से रेयर है। तो सेकंड सरफेस में डेंसर से रेयर आपको पता है क्या होता है, -u होता है। यहाँ पे कौन होता है, v होता है। यहाँ पे कौन होता है, R2 होगा। आपको पता है सेकंड सरफेस के लिए डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो सबसे पहले डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे इसका डिफरेंस μ1 - μ2। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट का काम यहाँ कर कौन रहा है, मैंने आपको बताया I1 कर रहा है। हेयर I1 इज रिगार्डेड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, जल्दी बताओ। I1 का डिस्टेंस कितना है, V1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन चीज़ यही है। फाइनल इमेज V बन रही, गोली मारो उसे। क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, पहले की इमेज, पहली सरफेस की इमेज कितनी है, XP1y सरफेस की इमेज कौन है, I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, फाइनल इमेज I के लिए, फाइनल इमेज I के लिए। तो जो ऑब्जेक्ट की जगह थी वो किसने ले ली, V1 ने ले ली। अब सर प्लस आएगा या माइनस आएगा, देखो माइनस चलता ही है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको आई समझ में, पक्का, गुड। अब ये दोनों चीज़ें आ गई, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। फर्स्ट और सेकंड को अगर आपने ऐड करा तो यहाँ से क्या है, μ1 - u है, और यहाँ से कौन है, μ2/v1 है। इसमें ऐड करेंगे ये चीज़ μ2/v1 माइनस का μ2/-v1, और प्लस क्या है, μ1/v है, ठीक है। गोली मारो इसे, हटो हटो हटो, हटाओ इन्हें, हटा दिया। अब देखो ये हो गया, आगे देखो कौन है, उधर क्या है, μ2 - μ1/r1 और प्लस μ1 - μ2/r2। मतलब हमने ऐड कर दिया दोनों को, कुछ कट रहा है, μ2/v1 से μ2/v1 कट गया। तो आप देखिए क्या बचा, μ1/-u प्लस μ1/v, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैं आप चाह रहा हूँ आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना। देखो ये है μ2 - μ1 अपॉन कितना, r1, ये है μ2 - μ1 अपॉन r1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लोगे तो μ2 प्लस हो जाएगा, μ1 माइनस हो जाएगा, और अपॉन में कितना है, r2 है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, μ1/v को पहले लिख लो, माइनस μ1/u, ठीक है, μ1/v माइनस μ1/u। यहाँ से μ2 - μ1 कॉमन ले लो, दोनों से आ जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1/r1, और यहाँ से माइनस का 1/r2, ये चीज़ आएगी। क्लियर है इतना, ठीक है भैया, यही आएगी ना, गुड। अब देखो होगा क्या, इसको हटाओ, इतना है ना, समझ में कैसे होगा, बहुत बढ़िया। इन दोनों से आप μ1 कॉमन ले लो, μ1 कॉमन लिया, आपका आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1, फिर 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ जाएगा। इस μ1 को नीचे ले आओ, तो 1/v माइनस 1/u, μ2 - μ1 अपन μ1 नीचे आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ अलग अलग कर लो, तो 1/v माइनस 1/u, इनको सेपरेट करो, μ2/μ1, μ1 कैंसिल होकर बनाएगा, यहाँ पे आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो μ2/μ1 आप लिख सकते हो 1/μ2, फाइनल लिखने जा रहे हैं। देखो 1/v माइनस 1/u को 1/f लिख लो, फोकल लेंथ होती है ना लेंथ फार्मूले से, 1/v माइनस 1/u 1/f होता है। मतलब या तो आप ऐसा लेंस ले लो जिसमें फाइनल इमेज आई पे ही बन रही है, वहाँ पे कोई दो सरफेस का चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। एबिरेशन वहाँ भी होंगे बट नेगलेक्ट करेंगे। 1/v माइनस 1/u 1/f हो गया, और μ2/μ1 कितना होगा, 1/μ2 होगा, माइनस कितना 1, यहाँ पे होगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये लिख सकते हो आप। 1/f हो गया, ये 1/f है, 1/v माइनस 1/u क्या है, 1/f होता है लेंथ फार्मूले से। μ2/μ1 हो गया 1/μ2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये आप पे हो गया, ये फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ अगर आपकी मीटर में है तो पावर आपका डायप्टर में होगा। पावर आप जानते हो ना 1/, फोकल लेंथ होती है, वो मैं वैसे बाद में कराऊंगा, बट आपको पता ही है पावर क्या होती है। यहाँ पे देख लो, पावर P इज़ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो क्या होता है, पावर अगर डायप्टर में होगी, पावर की यूनिट होती है डायप्टर,
तो वो हमेशा क्या होता है 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर या 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो 100 लगाना पड़ेगा ऊपर। अभी देख सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो अपॉन में 100 लगाएगा, वो 100 ऊपर चल जाएगा, तो ये भी लिख सकते हैं। तो पावर ये होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर या 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। बस यहाँ पे डालो फिर 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 100 बाई फोकल लेंथ, अगर सेंटीमीटर में दी है, मतलब अगर इसे 1 अपॉन फोकल लेंथ को तो पावर करेगा तो 1 अपॉन फोकल लेंथ की जगह सीधा पावर ही डाल दे, कोई बात नहीं। और ये पावर है डायप्टर में, बाकी देख लेंगे मीटर सेंटीमीटर तो न्यूमेरिकल की आदत है। तो पावर हो गया 1 μ2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो एक तो पावर के टर्म्स में ये रिलेशन याद रखना। दूसरी बातें क्या हैं, दूसरी बातें देख सिंपल सी ये है कि 1 μ2 जनरली होता है μ2 बाई μ1, बट ये 1 ना एयर होती है, तो एयर μ2 तो म्यू एयर, तो जनरली इसे μ1 अपॉन म्यू एयर 1 होता है, और μ1 को जनरली हम लोग म्यू लिख लेते हैं। तो इस 1 μ2 की जगह हम म्यू भी लिख देते हैं बहुत बार। कैसे आएगा, क्योंकि 1 क्या होगा एयर, दूसरा μ2 है, μ2 को म्यू ले लेना यार, तो μ2 बाई म्यू एयर, μ2 को म्यू ले लेना, एयर का 1 होगा, तो ऐसे भी ये चल जाता है। ठीक है, संभाल के रखना है इस चीज़ को, लेंस मेकर फॉर्मूला। चलो नई चीज़ पढ़ेंगे अब।